तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। और आज का जो हमारा एक आईएमपी क्वेश्चन है वो विज्ञान के लिए है, क्लास 10th का है। और इस क्वेश्चन का नाम है नर जनन तंत्र। यानी कि इस वीडियो में हम नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान तरीके से। तो ले आइए आपकी कॉपी, पेंसिल, रबर और शुरू करते हैं कि कैसे बनाते हैं नर जनन तंत्र। तो दोस्तों, नर जनन तंत्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले सी आकार की एक आकृति बनानी होती है। तो हमने सी आकार की आकृति बना दी है। आपको स्क्रीन में साफ साफ दिख रहा है सी आकार की आकृति। और सी आकार की आकृति बनाने के बाद फिर आपको बनाना है एस के आकार की आकृति। तो हम बना देते हैं। ये एस के आकार की आकृति आके इसमें मर्ज हो जाएगी नीचे तक आके। और इसके बाद आपको ये करना है कि फिर से एक एस आकार की आकृति ऊपर तक ले आना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करके इसको ऊपर तक ले जाता हूँ। तो इतना आपको करना आ जाएगा। यहाँ पर अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि एक रस्सी के साथ एक फल लगा हुआ है, लेकिन टेक्निक वही थी कि पहले सी आकार की आकृति बनाई, उसमें एस आकार का स्ट्रक्चर हमने जोड़ दिया और फिर से एक धागे जैसा ऊपर तक ले गए हैं, और वो भी जो है एस की तरह ही दिख रहा है। इसके बाद क्या करना है, हमको इसकी डबल लेयरिंग करना है। तो डबल लेयरिंग करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और उसको यहाँ तक ले आते हुए यहाँ से इस तरीके तक ऊपर तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर डबल लेयरिंग कर चुके हैं और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखने लग गया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि 3 यानी कि 3 के आकार की आकृति बनानी है। बस याद रखिएगा कि उस 3 के मुंह जो है गोल दिखे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने ये 3 के आकार की आकृति बना दी है जो आपको साफ साफ दिख रही है। इसका भी हम डबल लेयरिंग कर लेते हैं। तो डबल लेयरिंग करने के बाद ये लगभग कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। इसके बाद आपको करना है कि इसके ऊपर जो है पूरा एक अंडाकार संरचना बनानी है। उसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 के ऊपरी वाले हिस्से से, और ये इस नलिका को पार करते हुए इस तरीके से पूरा बन जाएगा। तो अब देखने में यह ऐसा लग रहा है कि एक अंडाकार संरचना है, उसके पास 3 लगा हुआ है और उसके नीचे से एक डंठल वाली आकृति में एक गोला लगा हुआ है। तो आई होप कि इतनी ही इजी स्टेप से आपको ही बनाना आ जाएगा। इसके बाद का क्या है कि जो 3 का नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको हम इस अंडाकार संरचना में इस तरीके से ऐड अप कर देने वाले हैं। और इसके बाद आपको ये करना है कि ये जो अंडाकार संरचना है इसको रबर से थोड़ा सा मिटा सकते हैं, और यहाँ से एक नलिकाकार संरचना लाएंगे जो इसको पार, जो पहली वाली नलिकाकार संरचना को पार करती हुई कुछ इस तरीके से आगे आ जाएगी। अब ये जो नलिकाकार संरचना है जो पहली वाली ट्यूब को पार करके इस तरफ आ रही है, इसके बीचों बीच हमको एक गोल आकृति और बनानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में हमको यहाँ पर एक गोल आकृति बनानी है। तो गोल आकृति अगर मैं डायरेक्ट बना देता हूँ तो डायग्राम को बिगाड़ सकती है। तो हम इसको बचाते बचाते बनाते हैं। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको इस तरीके से पीछे पीछे से बनाते हुए ऐसा कर देते हैं। अब ये गोल आकृति आपको अलग से कैसे दिखे, तो इसके लिए आपको ये कर देना है कि इसमें इस तरीके से लाइनिंग बना देनी है, पतली पतली सी। इस तरीके से आप जब पतली पतली सी लाइनें बना देते हैं, बहुत सारी लाइनें, तो अब देखने में अलग ही दिख रहा है कि एक अंडाकार संरचना, उसके नीचे एक छोटी अंडाकार संरचना जो ट्यूब्स के पीछे दिख रही है, और उसके नीचे आते हुए ये वाला स्ट्रक्चर है। आप चाहे तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं। मैं आपके लिए फिर से बनाकर बता देता हूँ कि इसको कैसे बनाया था। इसको थोड़ा सा नीचे लाते हुए वही सी आकार की आकृति बनाई थी, फिर उसमें एस आकार की आकृति जोड़ दी थी और इन दोनों को मिला दिया था। इसके बाद हम करते हैं कि इतना स्ट्रक्चर बन गया है, इसको कवर करने का काम करते हैं। तो कवर करने के लिए क्या करेंगे, हम इस तरफ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से एक बिल्कुल सीधी रेखा नहीं लाना है, थोड़ी सी हिलती हुई रेखा लाना है इस तरीके से, और फिर यहाँ से मोड़ते हुए इन हिस्सों को कवर करते हुए बनाते हैं, नीचे तक ले आना है। तो देखो, थोड़ी थोड़ी सी गैप छोड़कर मैं इस हिस्से को कवर करते जा रहा हूँ, और यहाँ से इसको कवर करते हुए यहाँ तक लाकर छोड़ देना है। अब आपको ये याद रखना है कि जो इस तरफ की नलिकाकार संरचना बन रही है, इस नलिकाकार संरचना को आपको बेलनाकार आकृति में बनाना है। तो आप इसको बेलनाकार आकृति में इस तरीके से बना सकते हैं कि इसके आधे हिस्से में इस तरफ से एक लाइन खींची जो थोड़ी सी गोल है, और इसके आधे इस तरफ भी आधे हिस्से में एक तरीके की लाइन खींच दी है। तो 2 बेलनाकार आकृति दिख गई है, और इस लाइन को, ये जो हमने पहले लाइन छोड़ी है, इससे मिला देना है गोल करते हुए। तो ये हमने गोल करते हुए मिला दिया है। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको आगे थोड़ी सी सीधी रेखा के रूप में ऊपर तक ले आके छोड़ देना है। तो वीडियो देखकर आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप इसका रिप्लाई लाइक करके बताइए, और आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या
नहीं, इसके बाद की प्रोसेस और भी इजी है। मैं जो आपको बता देता हूँ कि इसके बाद आपको ये करना है कि ये जो बीच वाली नलिकाकार संरचना है इसको थोड़ा सा नीचे लाते हुए थोड़ा सा गोल कर देना है, हल्का सा, तो इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पर दोनों तरफ आपको ब्रैकेट जैसी संरचना बना देनी है। ब्रैकेट का एक हिस्सा यहाँ और ब्रैकेट का, जिसको आप कोष्टक के नाम से भी जानते हैं, ब्रैकेट जैसी संरचना बना दी है। और इसके बाद आपको जो है एन जैसी संरचना बनानी है। एन किस तरीके से स्टार्ट होता है, यहाँ से एक हिस्सा गया और यूँ जाके यूँ, तो देखो आपको देखने में उल्टा एन दिख रहा है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यूँ जाके थोड़ा सा गोलाई के साथ इस तरीके से एंड हो रहा है। यानी कि आप अगर एन बनाते हैं गोल तरीके से तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो हमने उसको यहाँ पर बनाया है, यहाँ से स्टार्ट होते हुए एन जो है यहाँ इस तरीके से गोल एंड पे आके ख़त्म होता है। वैसा का वैसे इस तरफ से भी करना है, उल्टा एन बनाना आपको। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यूँ आते हुए इस तरीके से गोलाई में खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि थोड़ा सा अगर कम ज़्यादा भी हो तो आप इसको रबर से मिटाकर मैनेज कर सकते हैं। मैनेज क्या करना है कि जो बीच वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा दिखना चाहिए और ये वाले जो हिस्से हैं ये थोड़े से छोटे दिखना चाहिए। तो आपके लिए मैं इसको फिर से एक बार मिटाकर बता रहा हूँ और एक बार फिर से देखने पर आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छे से हो जाएगी कि हमने इसकी दोनों तरफ जो है एक ब्रैकेट जैसी संरचना बना दी है और इसके बीचों बीच इसको थोड़ा सा बड़ा करते हुए फिर से एन आकार की संरचना बना रहे हैं। लेकिन हम इस बार ये ध्यान रखेंगे कि इस तरफ वाला हिस्सा जो है पतला रहे, तो हमने इस वाले हिस्से को पतला रखते हुए बाकी हिस्से को मोटा करने की कोशिश की है और इस तरीके से मिला देंगे। सेम ऐसे इस तरफ भी करने वाले हैं। इसका इस तरफ का फ्लैप थोड़ा सा पतला रखते हुए फिर एन जैसे इसको नीचे ले जाएंगे और गोल करते हुए इससे जोड़ देंगे। तो अभी भी ये देखने में एन जैसी आकृति दिख रही है। ये देखिए यहाँ से एन का हिस्सा स्टार्ट होता है और यूँ आके ये एन जैसा बन जाता है। सेम उस तरफ से भी हो रहा है। और डायग्राम का जो है पिछला वाला हिस्सा बनाना है। पिछले वाला हिस्सा बनाने के लिए इस रेखा के समांतर ही थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी रेखा आपको यहाँ तक लाना है और उसके बाद ये जो संरचना है इसके नीचे से एक सीधी लाइन बना देनी है आपको इस तरीके से और यहाँ से एक गोलाकार संरचना बनानी है और उसको इस तरीके से एंड कर देना है। तो ये वो वाला हिस्सा है जिसको हम तशरीफ के नाम से भी जानते हैं, जिसके थ्रू हम बैठ सकते हैं किसी चीज़ पर। और ये जो है आपके थाई वाला हिस्सा होता है जिसको हम हिंदी भाषा में जांघ के नाम से जानते हैं या जंघा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आपका डायग्राम जो है लगभग पूरा हो गया है, जिसको हम नर जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। अब इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग आपको बता देता हूँ जिससे आपका डायग्राम और भी 3D और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और टीचर इसको देखकर आपको फुल मार्क्स देने वाले हैं। तो करना क्या है कि ये जो सबसे पहला वाला हिस्सा हमने बनाया था इसको आपको पेंसिल से पूरा डार्क ब्लैक कर देना है पूरी तरीके से। जब आप पेंसिल से इसको बना रहे होंगे तो इसको पूरी तरीके से डार्क कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से अलग ही उभरता हुआ दिखेगा, यानी कि इस हिस्से से भी ज़्यादा डार्क ये दिखेगा। और इसके बाद ऊपर वाली बड़ी संरचना में आप डॉट डॉट बना सकते हैं। और जो पीछे की जो पैरेलल लाइन दिख रही है, समांतर रेखाएं दिख रही है, इसके अंदर आप इस तरीके से थोड़ा सा लाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डायग्राम कंप्लीटली रेडी हो गया है। अब इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसका नामकरण किसे करना है वो आपको मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये डायग्राम बनाना आपको इजी लगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइस, जब आप नर जनन तंत्र का चित्र बनाते हैं तो ऐसा चित्र बनाने पर भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट आ रहा है कि ये वाला हिस्सा जो है पूरा और कवर होना चाहिए, तो चित्रों में अलग अलग टाइप के वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जिससे ऐसा लगेगा कि ये वाला जो हिस्सा है, अंदर वाला जो हिस्सा है, वो इस हिस्से से पूरी तरीके से पैक हो रहा है और हल्की सी जगह बच रही है। तो आप पहले वाले तरीके से भी डायग्राम बना सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं नर जनन तंत्र के नामांकन के बारे में सीखते हैं। बातों ही बातों में आपको मैं पूरा नामांकन सिखाने वाला हूं और आई होप कि आपको पूरा का पूरा याद भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं कि क्या क्या हिस्से हैं। हम शुरुआत वहीं से करेंगे नामांकन की, यानी कि लेबलिंग की, जहाँ से हमने डायग्राम बनाना स्टार्ट किया था। हमने डायग्राम बनाना इस हिस्से से स्टार्ट किया था। तो इसे कहते हैं वृषण। ये द्वितीय जो है लैंगिक अंग होता है जिसके अंदर जो है शुक्राणु वगैरह बनते हैं, यानी कि जनन कोशिकाएं बनती है नर वाली। इसको हिंदी में वृषण कहते हैं और इंग्लिश में इसको टेस्टिकल के नाम से जानते हैं। और वृषण के बाहर का हिस्सा जो वृषण को कवर करता है वो वाला हिस्सा कहलाता है वृषण कोश, यानी कि जिसके अंदर वृषण रहेगा उस चीज को वृषण कोश कह सकते हैं। और इंग्लिश में इसको स्क्रोटम कहते हैं, SCROTUM, स्क्रोटम।
और ये वाला हिस्सा तो थाई है। आप इसको इंग्लिश में चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर नाम ना लिखे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो सपोर्टिव पार्ट है। इसके बाद हमने बनाया था ये वाली नलिका जो ऊपर तक गई थी। इस नलिका का नाम होता है वास डिफरेंशिया, तो हम इसको वास डिफरेंशिया ही लिखने वाले हैं। तो गाइस आपको बता दूं कि जो विज्ञान होता है यानी कि साइंस होता है, इसमें आप कुछ इंग्लिश नेम को एज इट इज़ अगर हिंदी में भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि विज्ञान जो है लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप कई बार इंग्लिश के वर्ड्स को एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो इस नलिका का आप यही नाम याद रखिए, वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया का काम ये होता है कि यहाँ से जो शुक्राणु बनते हैं यानी कि जो नर जनन कोशिकाएं बनती है वो यहाँ से होती हुई ऊपर जाती है, ताकि यहाँ से होती हुई वो इस मार्ग से बाहर निकल सकें। तो बाकी जगहों के नाम भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमने बड़ी संरचना बनाई थी इसे हम कहते हैं मूत्राशय, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्लैडर। मूत्राशय वो हिस्सा होता है जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है, जिसके बाद हमको यूरिन जाने के लिए प्रेशर बनता है और लगता है कि टॉयलेट जाना चाहिए, तो ये वो वाला हिस्सा है। इसके बाद जो हिस्सा है, जो हमने थोड़ी सी हल्की सी गहरी जो हमने गोल संरचना बनाई है, इसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, इसे हम प्रोस्टेट ग्रंथि के नाम से जानते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि का काम ये होता है कि जो भी शुक्राणु बनते हैं उसके लिए जो है तरल माध्यम प्रदान करता है, यानी कि उन कोशिकाओं के साथ तरल द्रव्य को मिक्स कर देता है, जिससे शुक्राणुओं को एक जगह से दूसरी जगह फिसल कर जाने में आसानी मिलती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का काम होता है शुक्राणुओं को एक मीडियम प्रदान करना, यानी कि एक माध्यम प्रदान करना। इसके बाद देखते हैं, तो हमने दूसरी नलिकाकार संरचना बनाई थी जो यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, इसे हम कहेंगे शुक्र वाहिका। और ये ही जो है मूत्र नलिका भी है, क्योंकि इसी के थ्रू जो हमारी बॉडी का यूरिन बाहर होता है। लेकिन फिलहाल हम नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं तो इसे हम शुक्र वाहिका कहेंगे। यानी कि जो भी स्पर्म टेस्टिकल यानी कि वृषण में बनते हैं, वो स्पर्म्स यहाँ से होकर इस रास्ते को फॉलो करते हुए इस तरीके से जो है इस शुक्र वाहिका से बाहर निकल जाते हैं आगे निषेचन की क्रिया के लिए। तो इस हिस्से को यानी कि इस ट्यूब्यूल जैसी आकृति को हम कहेंगे शुक्र वाहिका। और शुक्र वाहिका जिस हिस्से पर एंड होती है उसे हम ग्लांस कहते हैं, यानी कि ग्लास लिख के उसके ऊपर आप बिंदु लगा दो तो बन जाएगा ग्लांस, या फिर हम इसको शिश्न का मुख कह सकते हैं। और ये जो पूरा हिस्सा जो है, जो नर जनन तंत्र का मुख्य भाग जो बाहर दिखता है, उसे हम शिश्न के नाम से जानते हैं। शिश्न को इंग्लिश में पेनिस कहते हैं, जो मेल बॉडी में अलग ही दिखता है, जिसके थ्रू पहचान हो पाती है। और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है कि ये जो ग्लांस को कवर करने वाली जो लेयर है, इसको हम उपचर्म कहते हैं। उपचर्म वो होता है जो ग्लांस को कवर कर कर उसको जो है इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो उपचर्म को इंग्लिश में फोर स्किन भी कहते हैं, या फिर प्रीप्यूस के नाम से जानते हैं। तो लगभग हमारे सभी नाम हो गए हैं, बस लास्ट का एक वो बचा है जो पीछे हमने पैरेलल लाइन या समांतर रेखाओं के थ्रू बनाने की कोशिश करी थी। तो ये रेक्टम है, यानी कि गुदा से जुड़ा वाला हिस्सा है, तो हम इसको इंग्लिश के हिसाब से ही रेक्टम भी लिख देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारी आंत वाला हिस्सा है। आंत्र का सबसे लास्ट हिस्से का नाम होता है रेक्टम, तो हमने उसे नाम दे दिया है रेक्टम। और आंत्र के नीचे जो है हमारे वंक्षण हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कूल्हे के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में बटक्स कहते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे नाम क्यों है उनका रीज़न भी बताया है, और उनका काम क्या होता है ये भी मैंने आपको संक्षेप में यानी कि थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है, जिससे आपको डायग्राम बनाना भी आ जाए, समझ में भी आ जाए, और समझने के आधार पर इसके नाम भी आपको इजीली याद रह जाए। इसीलिए इतना सारा जो वर्क आपके लिए मैंने किया है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही हमने और भी अच्छे अच्छे डायग्राम बनाए हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, मादा जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ऐसे सभी डायग्राम्स को इजी तरीके से सीखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहां पर सारी वीडियोस मिल जाएगी, जिससे आप बहुत ही इजीली इन वीडियोस को सीख सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।